गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का YCT के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया था, उसका हम लोगों ने नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग समय में आए हुए थे, हमने आपको सॉल्व करवा दिया था। और लास्ट में 15-20 मिनट में हमने एक समरी टाइप का देने का प्रयास किया कि कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ कवर हो जाए, क्लियर हो जाए, जो आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मनी बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करवाने जा रहे हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। और देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल पूछे गए हैं, यहां से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। और अगर आपने इस टॉपिक को, इस लेसन को पढ़ा है, तो यकीन मानिए कि यहां से क्वेश्चन बनना बिल्कुल आसान हो जाता है, बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। बनाने का मतलब हमसे और आपसे, एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो वहां पर बनने की बात हो रही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ में बस एक ही निवेदन है आप सब लोगों से, आप सभी लोग सेशन को जोरदार तरीके से शेयर किया करिए, ताकि हम अपनी ऊर्जा को और बढ़ाएं और अच्छी तरीके से अपना कंटेंट यहाँ पर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें मिल रही होती हैं, उसका लाभ उठाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपका केवल डाटा खर्च होता है और बहुमूल्य कीमती चीज़ें जो हैं वो आपको एक प्रकार से बिल्कुल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं, जो आपके डाटा की कीमत होती है उसके बराबर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर को, और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स। पुराना क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 2020 का बिहार PCS का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। कह रहे हैं ICICI बैंक, ICICI बैंक, फिर कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, फिर कह रहे हैं HDFC, और फिर कह रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें कि भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सी है, तो आज के टाइम की सबसे बड़ी भारत की व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है, और जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय भी यही बैंक सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक थी बात की। और अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें दोस्तों, तो लेटेस्ट डाटा में अगर हम बातचीत करें तो विश्व के 100 बैंकों में, विश्व के 100 सबसे बड़े बैंकों में भारत का ये जो बैंक है SBI, इसकी रैंक जो है वो है 55th, 55वीं रैंक है इसकी। थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इस बैंक के बारे में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो एक प्रकार से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के की गई। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक प्रकार से अगर हम बातचीत करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे की मर्जर के साथ में। मर्जर का मतलब विलय के साथ में। तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था, बैंक ऑफ बॉम्बे, इनका विलय जो किया गया था वो 1921 में किया गया था। 1921 में यह विलय हुआ, और 1921 में इन तीनों के विलय के बाद इस बैंक का नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में 1955 में केंद्र सरकार ने ये हमारी जो स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया और नाम बदल के इसका कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वर्तमान समय में यह भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है दोस्तों, सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 भी। कह रहे द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन अनाउंस्ड ऑन नवंबर 8, 2016 वाज। क्या कह रहे हैं, 8 नवंबर 2016 को घोषित विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या था, बिल्कुल समझिएगा।
कह रहे हैं कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उनको एक प्रकार से उनका जो लीगल टेंडर की रूप में जो स्थापना थी, जो लीगल टेंडर के रूप में प्रचलित थे मार्केट में, उनका लीडर टेंडर होना समाप्त कर दिया गया डिमोनेटाइजेशन नीति के तहत। और बेसिकली यह जो घोषणा की गई थी वह 8 नवंबर 2016 को की गई थी, बहुत पुराना नहीं है। और जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो इसके बहुत सारे प्रभाव हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसमें एक प्रकार से निगेटिव नहीं, मतलब एक प्रकार से डिक्लाइन देखने को मिला था। डिक्लाइन क्योंकि जो बड़ी करेंसी थी भारत में सबसे बड़ी करेंसी 1000 रुपए की थी और उससे छोटी 500 की, दोनों बंद हो गई थी। तो एक प्रकार से मार्केट में लिक्विडिटी का संकट आ गया था, लेकिन इस लिक्विडिटी क्राइसिस ने, ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था, इसके उद्देश्य के बारे में पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकना। हाँ भैया, बिल्कुल सही। जिन्होंने हजार रुपए का 500 रुपए का पैसा खूब भ्रष्टाचार के रूप में लेकर रखा हो, अपने एक प्रकार से घरों में छिपा के रखा हो, वो क्या हो, वो एक प्रकार से जब समाप्त हो जाएगा तो उनको सामने लाना पड़ेगा पैसा कि हमारे पास इतना पैसा। और जब बैंकिंग स्ट्रक्चर में पैसा जाएगा, किसी एक व्यक्ति विशेष का पैसा जिसकी मंथली इनकम 50,000 हो, 40,000 हो, अगर इकट्ठा वो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लेकर चला जाए तो बैंकिंग सिस्टम एक प्रकार से, जो केंद्रीय बैंक है हमारा आरबीआई, वो निगरानी रखता है कि इतना पैसा इसके अकाउंट में कैसे आया। तो आयकर विभाग के छापे भी पड़ सकते हैं दोस्तों। तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकना भी उद्देश्य था। फिर कह रहे जाली करेंसी को रोकना। अब देखिए, जाली करेंसी भी मार्केट में बहुत आ चुकी थी। 1000 और 500 के बहुत ज्यादा जाली नोट मार्केट में आ चुके थे, जिसकी वजह से एक प्रकार से जो कम आय वाले लोग होते हैं, कम आय, जिनकी इनकम कम होती है। अब सोचिए, जिसकी इनकम दिन का 200 रुपए हो किसी की, और हफ्ते भर काम किया, एक हफ्ते काम किया, और एक हफ्ते में काम करने के बाद उसका जो पेमेंट बना वो कितना बना, तो 7 जब 14 1400 रुपए बना। 1400 रुपए में 2 500 की नोट मिल गई और 100 की नोटें मिल गई। मान लो प्राचीन 2016 की बातचीत कर रहे हैं, 2 नोटें मिली 500 की, और इस 500 की एक नोट क्या हो गई, जाली नोट मिल गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, उसने मेहनत की, 8 घंटे की मेहनत का मेहनताना था 200 रुपए, और हुआ क्या, उसका 500 रुपए जाली चला गया। जाली का मतलब, अगर सपोज करिए कि वह कोई सामान लेने जाता है, दुकानदार अगर देख लेता है तो दुकानदार उसको वहीं पर से उसको लौटा देता है कि भैया जाली नोट है। अगर वह बैंक में जाता है कि भैया ये मजदूरी हमको मिली है, जाली है, मतलब जाली नोट है, तो बैंक उसको फाड़ के बाहर कर देगी क्योंकि वो इलीगल टेंडर नहीं था। और अगर मालिक के पास जाता है जहां पर उसने काम किया था कि सर आपने हमको जाली नोट दे दी, तो मालिक भी इसका एक प्रकार से विश्वास नहीं करेगा। कहने का मतलब सोचिए, जाली नोट की जो समस्या है, जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, 50,000 60,000 1 लाख रुपए जिनकी इनकम है, वो अगर 1000 500 रुपए का एक आधा नोट अगर उनके पास जाली आ जाता है तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी इनकम ही 200 रुपए 300 रुपए हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जाली नोटों की जाली करेंसी को रोकना भी डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे देखिए, फिर क्या कह रहे हैं, काले धन के संचय पर रोक। अभी मैंने कहा, अब भ्रष्टाचार जो है भारत की रगों में है, रगों का मतलब ब्लड स्ट्रीम में बहता है। आप ईमानदार लोगों को आप मुट्ठी पर काउंट कर सकते हैं, जो भारत की प्रशासनिक एक प्रकार से जो भारत के प्रशासन में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी एक तरफ से किसी ने थोड़ा किया है, किसी ने ज्यादा किया, करप्शन सब कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जिन्होंने भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में किया है और खूब सारा पैसा अपने घरों में जमा करके रखा है, 1000 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में, और जब ये बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लीगल टेंडर समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में लोग जो हैं वो बैंकों के पास दौड़ेंगे। भाई समय दिया जाएगा कि भाई 8 नवंबर को अनाउंस किया गया था और 31 दिसंबर तक के लिए टाइम दिया गया था, फिर और समय के लिए कुछ बढ़ाया गया था कि भाई अपना पुराना जो करेंसी है 500 और 1000 का जो नोट है उसको क्या करिए, आप कॉमर्शियल बैंक में, अपने निकटतम बैंकों में जमा कर दीजिए, वाणिज्यिक बैंकों में, व्यापारिक बैंकों में जमा कर दीजिए अपने अकाउंट में, और उनसे क्या करिए, उनसे जो उस समय पैसा मिल रहा था 2000-2500 रुपए, आप लेते जाइए, काम चलाते जाइए। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाएगा तो आरबीआई या आयकर विभाग के दायरे में आ जाएगा वो,
तो एक प्रकार से मुसीबत पड़ जाएगी। तो काले धन के संचय को रोकना भी एक बड़ा उद्देश्य था। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सही हो गया डी। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्या कह रहे हैं कि द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी, द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। शिवरामन समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस का है, 2020 का है, बहुत पुराना पेपर नहीं। कह रहे नीति आयोग के मतलब कि शिवरामन समिति की जो अनुशंसाएं थी उसके आधार पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवरामन समिति का संबंध है 1982 के आसपास से, 1982 के आसपास से। और नीति आयोग की स्थापना आपको पता है, पीछे की क्लास में भी बता चुके हैं, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसने किसका स्थान लिया? प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था, योजना आयोग का स्थान लिया था। पहला ऑप्शन गलत हो जाता। फिर सी ऑप्शन देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, बहुत पुराना है भैया। इनकम टैक्स बोर्ड बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब 1982 स्वतंत्रता के समय से स्थापित है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में अगर हम बातचीत करें, सिडबी के बारे में बातचीत करें, तो इसका जो मुख्यालय है सिडबी, भारतीय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका मुख्यालय अगर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है, कोई डाउट इसमें से? फिर आगे देखिए, तो यह भी नहीं है। शिवरामन समिति ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की एक प्रकार से स्थापना पर बल दिया था। और 1982 में नाबार्ड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। ये वर्तमान समय में इसका जो स्वामित्व है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 100% ओनरशिप हो चुकी है। और इसका मुख्यालय कहां? इसका मुख्यालय भी बंबई, मुंबई में है। बताइए, कोई डाउट? शिवरामन साहब ने किस संस्था की स्थापना की संस्तुतियां दी थी? नाबार्ड की स्थापना की संस्तुतियां दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन है? सही कथन के बारे में आपको बताना है, सही कथन के बारे में आपको बताना है। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि प्रारंभ में यह आरबीआई के सहायक के रूप में संचालित था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रारंभ में अगर हम बातचीत करें तो जो हमारा आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो था, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसने 1978 तक, 1978 तक एक प्रकार से आरबीआई के सहायक के रूप में कार्य किया। प्रारंभ में इसने आरबीआई के सहायक के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है। कह रहे हैं यह भारत सरकार का एक संगठन है। फिर कह रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम आईडीबीआई की मुख्य शेयरधारक है। 2019 में इसकी 51% हिस्सेदारी बेच दी गई एलआईसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रूप में। और फिर क्या, इट इज कैटेगराइज्ड एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन का टाइम भी देखना पड़ेगा कि बहुत पुराना होगा तब समस्या होगी, अगर नया है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का टाइम कहा गया, यह है 2020 का टाइम है। 2020 का मतलब 2019 में एक प्रकार से इसकी हिस्सेदारी एलआईसी को बेची गई थी। तो 2020 के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आंसर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या क्या दिए? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। फिर क्या कह रहे हैं? 2, 3, 4 कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? 1, 2, 4 कह रहे हैं और 1, 3, 4। अब आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं
फिर से एक बार ऊपर देखिएगा, फिर से ऊपर देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए फिर से सही से, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। कहने का मतलब यह देखिएगा, वर्तमान समय में यह किसके रूप में कार्यरत है? निजी बैंक के रूप में कार्यरत है। चौथा हटाइए, चौथा हटाइए, मैंने अभी बताया कि भैया LIC के पास इसकी हिस्सेदारी चली गई है, तो चौथा हटा दीजिएगा। चौथा कहां से हटेगा? चौथा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। एक मिनट, पेन देखिए भूल गए हैं लेना। चौथा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। हटा दीजिए तीनों। बचा हुआ ऑप्शन क्या है? बचा हुआ ऑप्शन 1 2 3 है, तो मतलब ऑप्शन क्या सही होगा? 1 2 और 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी बताई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी, ये याद रखिएगा। बहुत सारे जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर सिंपल सा पूछ लेता है IDBI का फुल फॉर्म क्या है, IDBI की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात चीज पूछ लेता है, ठीक है। 2019 से इसको प्राइवेट बैंक के रूप में, क्योंकि इसका ओनर कौन हो गया? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया है, तो अब क्या हो गई? ये एक निजी संस्था के रूप में कार्य नहीं करती, सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य नहीं करती है, बल्कि निजी संस्था के रूप में कार्य करती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कह रहे हैं लक्ष्मी विकास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कह रहे हैं यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यह एक सहकारी बैंक है, यह एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और यह एक अधिसूचित व्यापारिक बैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए। अगर हम बातचीत करें, आप आंसर करिए, तब तक मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में की गई थी, 1926 में, और इसकी जो स्थापना की गई थी वह तमिलनाडु में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? चेन्नई में। चेन्नई में, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, चेन्नई में है। और आपको हम बता देते हैं, ये आगे चलकर इसका विलय, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ सिंगापुर में। किसमें? या आप इसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में इसका विलय कर दिया गया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में इसका विलय कर दिया जा चुका है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर में इसका विलय किया जा चुका है। तो अभी विलय के बाद जो इसकी स्थिति है, विलय के बाद जो इसकी स्थिति है, इट इज अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की है। दोस्तों स्थिति क्या है इसकी? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की है। तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होता क्या है? ऐसे बैंक जो RBI एक्ट 1934 के 1934 के सेकंड शेड्यूल्ड में, किसमें? सेकंड शेड्यूल्ड में रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसे बैंक जो RBI एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, उन्हें हम अधिसूचित व्यापारिक बैंक कहते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सारे के सारे बैंक जितने भी हैं, जितने बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब के सब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के रूप में जाने जाते हैं भारत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। मुद्रा बैंक की स्थापना के संबंध में क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं भारत में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। अब मुद्रा का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। मुद्रा का अगर हम फुल फॉर्म कहें तो माइक्रो यूनिट या यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं रीफाइनेंसिंग एजेंसी, रीफाइनेंसिंग FINANCING, ठीक है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। अब समझ लीजिए, मतलब एक प्रकार से जो माइक्रो यूनिट होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं, उनको रीफाइनेंस करने की एक एजेंसी है। रीफाइनेंस, पुनः वित्त उपलब्ध कराने की एजेंसी। और इसकी बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना अगर आप में से किसी को पता हो तो बताइए हमको। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, 2015 में, बहुत पुरानी नहीं है। लेकिन अब पूछ रहा है कि स्थापना की गई है, ऑप्शन में क्या है?
कह रहे हैं कि लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के तहत अपनाने हेतु सक्षम बनाने के लिए। अगला ऑप्शन कह रहे हैं किसी भी भारतीय नागरिक को ऋण प्रदान करना जिसके पास गैर कृषि क्षेत्र की आय सृजित करने के लिए एक व्यवसाय योजना है। फिर कह रहे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त करने के लिए जो एमएसएमई के ऋण देने के व्यवसाय में। और अगला कह रहे हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अल्पकाल में ऋण प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 6 का है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ऋण देने में सक्षम है, या इनका जिनका व्यवसाय है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ऋण देने का, उनको पुनर्वित्त प्रदान करना है दोस्तों। मुद्रा योजना और फुल फॉर्म आपके सामने हो चुका है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अगर मैं बातचीत करूं तो अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार, बिल्कुल फैक्चुअल। इंडिया पोर्ट्स पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई, कह रहे 2016 में, 2017 में, 2019 में, 2018 में। और आपको उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, इंडिया पोर्ट्स पेमेंट बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 2008 में की गई थी, 2008 में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एक प्रकार से ये संयुक्त कार्यक्रम है डाक विभाग का, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, और उसके साथ साथ संचार विभाग का, संचार विभाग का, किसका, संचार विभाग का एक प्रकार से संयुक्त कार्य है, संयुक्त कार्य है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में कार्य कर रहा है वर्तमान समय में, पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में ये कार्य कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मैच करना है। चलिए हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मैच, चारों ऑप्शन आ गए सामने, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलान करिए और सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो मिलान कर लीजिए, क्या उत्तर हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको बताया कि एसबीआई की स्थापना कब की गई, 1955, याद है, याद है या नहीं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, अभी मैंने आपको आज ही की क्लास में बताया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई। ठीक है, और क्या, एलआईसी की स्थापना की अगर हम बातचीत करें, एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी, 1956 में की गई थी। और यूटीआई की स्थापना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। अब मैच कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, मैच कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का क्या होगा, ए का आप कह सकते हैं 2, ए का 2। ठीक है, फिर देखिए क्या है, और बी का क्या है, एलआईसी की स्थापना, एलआईसी की स्थापना कह सकते हैं बी का 3, 2 फिर 3 कह सकते हैं, बी का 3। और सी का देखिए, सी का ऑप्शन है डी, मतलब 4, सी का ऑप्शन है 4, सही है ना। और बचा हुआ डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब 2 3 4 1, 2 3 4 1 के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन क्या है, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बताइए सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब आपको यहां पर याद क्या करना था, देखिए नया फैक्ट आया था, नया फैक्ट आपको बस इतना याद रखना है, नया फैक्ट आपको बस इतना याद रखना है कि बस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई थी। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पता हो जाती, याद कर पाते हैं आईडीबीआई की स्थापना 1964 में की गई थी, तो आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ ही में उसको याद करिए 1964। और आपका एक बढ़िया प्रश्न, और देख लीजिए बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं हो सकता है, 2019 का क्वेश्चन है और मिलान करने के लिए आया है, तो आगे अलग अलग पूछा भी जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, मौद्रिक प्राधिकरण पूछ रहे हैं, कौन है। ऑप्शन क्या है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग भैया आप कह सकते हैं ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय जिसकी स्थापना के बारे में बातचीत की गई आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 में बातचीत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत की गई है।
इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई थी, 1935 की। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में था, बाद में 1937 में इसके मुख्यालय को ट्रांसफर करके कहां ले जाया गया? बंबई। और बंबई वर्तमान समय में मुंबई के नाम से जाना जाता है और मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। यही सही है। जब हम फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ते हैं, आरबीआई के कार्य, तो एक पढ़ते हैं मौद्रिक प्राधिकरण। मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में हम देखते हैं कि आरबीआई भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। मौद्रिक नीतियों को जारी करने की जिम्मेदारी इसी के पास है, उनका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी इसी की है। और इसके साथ साथ मुद्रा प्राधिकरण भी है आरबीआई, क्योंकि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों को प्रिंट करने की भी जिम्मेदारी इसी की है। तो मुद्रा प्राधिकरण है। बैंकों का बैंक भी है, सरकारों का बैंक भी है, विदेशी विनिमय का प्रबंधन करने वाला भी है। समझिए, बिल्कुल एक प्रकार से, ठीक है। मतलब एक बड़ी भूमिका में है आरबीआई, बड़ी भूमिका निभाता है। बाकी नीति आयोग नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। वित्त मंत्रालय, अब वित्त मंत्रालय आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आरबीआई इसके अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन मौद्रिक प्राधिकरण कौन है? आरबीआई ही टिक करके आएंगे। और ये 2019 का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या है, क्या कह रहे हैं? द हेड ऑफिस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज। 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है। सिडबी, देखिए अभी मैंने बताया हेड ऑफिस सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बातचीत करें अगर हम, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसीलिए उस समय नहीं बताया था कि ये सिडबी का एक क्वेश्चन आगे होगा। और क्वेश्चन यूपीपीसीएस की एसीएफ आरएफओ की 2019 की परीक्षा का है, सिडबी की। और इसका मुख्यालय मैंने बता चुका है, हमने बताया आपको कहां पर है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय लखनऊ में। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अंग्रेजी में गाजियाबाद है, इसको भैया लखनऊ कर लीजिएगा। लखनऊ बिल्कुल सही है, मैं बोल भी रहा हूं कि कहां पर हेडक्वार्टर है, लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ में। आप सही करिएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिएगा। यह भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। मतलब क्या है, अब मैच करना है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार क्या कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। अब नाबार्ड की स्थापना किसको नहीं पता, बताइए। कितनी बार तो बता चुके हैं आज ही की क्लास में, कितनी बार तो आज ही की क्लास में हम आपको बता चुके हैं, बताए हैं कि नहीं, बताइए। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स लिंकेज प्रोग्राम, मतलब स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 का है, 1992 का है, 1992 का है, 1992 का। किसान क्रेडिट कार्ड, अरे किसको नहीं पता भैया, 1998 की है, 1998 की, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, भैया अगर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इतना तो पता ही होगा कि गांधी जयंती पर 1975 में 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बाद में एक्ट लाया गया 1976 में। स्थापना 5 आरआरबीज की स्थापना पहले कर दी गई थी, लेकिन आरआरबी जो एक्ट आया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम आता है, वो 1976 में आता है। और एक समय इनकी संख्या पूरे भारत में बढ़ के हो गई थी 196, लेकिन वर्तमान समय में जो डाटा है कि 43 ही बैंक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, मात्र 43 रीजनल रूरल बैंक कार्य कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए टाइम के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। तो सबसे पहला कौन आएगा? सबसे पहला आप कह रहे हैं कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो आप कह सकते हैं कि भैया सबसे पहले आपका ये वाला आएगा, 1975 वाला आएगा। तो 1975 4 हो गया। फिर देखिए फिर कौन सा है, 4 के बाद आप 1 कह सकते हैं, 4 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर क्या कहेंगे, फिर आप कहेंगे 4 के बाद 1 के बाद देखिए 1992, मतलब 4 1 2 और फिर 3, 4 1 2 3। और देखिए क्या आंसर होगा, 4 1 2 3 कहीं पर है, 4 1 2 और 3। देखिए 4 1 2 और 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे अगर पेपर पर, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है, 13 नंबर क्या है क्वेश्चन, कह रहे गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच रिफर्स टू,
स्वर्ण ट्रांस यहां पर लिखा है, ठीक है। ट्रेंच ही पढ़ा जाता है। ट्रेंच निर्दिष्ट करता है, किसको निर्दिष्ट करता है? कह रहे हैं अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, कह रहे WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, नहीं। कह रहे हैं अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है, IMF में जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको एक रिजर्व देना पड़ता है। IMF में एक पैसा एक निश्चित मात्रा में रिजर्व देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपात स्थिति पैदा होती है तो रिजर्व, जो ये रिजर्व होता है, इसी रिजर्व से IMF हम लोगों की मदद करता है। दोस्तों यही क्या होता है, गोल्ड ट्रेंच होता है, गोल्ड ट्रेंच होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि यदि RBI प्रसारवादी का मतलब खूब फैलाव कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? रुकिए, अंग्रेजी भी इसकी देख लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों देख के चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं इफ RBI डिसाइड्स टू अडॉप्ट द एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज नॉट डू, कौन सा नहीं करेगा? और प्रसारवादी का मतलब समझिएगा, प्रसारवादी का मतलब है मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने का एक प्रकार से संबंध होता है। अब देखिए कौन सा कार्य नहीं करेगा, अब ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कट द ऑप्टिमाइज एंड स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, कह रहा है इसमें गिरावट करेगा। कट का मतलब गिराना होता है, कह रहा वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। भैया SLR एक ऐसा कोष होता है जिसे किसी वाणिज्यिक बैंक को अपने ही पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, ट्रेजरी बिल्स के रूप में, सोने के रूप में रखना पड़ता है। इसका इस्तेमाल वह दिन प्रतिदिन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें नहीं किया जाएगा। और कह रहे इसको कम करना, समझ रहे? फिर अगला देखिए क्या कह रहे, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ाने का मतलब है ये लोन लेने को महंगा करेगा। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक्स होती हैं, ये क्या करती है, जब उधार लेती हैं कुछ समय के लिए RBI से, तो ब्याज की दर अदा करती है। कह रहा है कि अगर बढ़ा देगी तो तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को घटाना। बैंक दर को घटाना, बैंक रेट भी आप कह सकते हैं कि दीर्घकाल के लिए जब वाणिज्यिक बैंक होती हैं, जो SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक्स होती हैं, ये जब दीर्घकाल के लिए RBI से उधार लेती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, जिस ब्याज दर को पे करती हैं वाणिज्यिक बैंक। और आगे कह रहे रेपो रेट, रेपो दर अल्पकाल के लिए जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए RBI से उधार लेती हैं तो जो इंटरेस्ट रेट पे करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब कह रहे क्या प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने में निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? भैया समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। कह रहे कि जब रेपो रेट को घटाया जाएगा और क्या कह सकते हैं, बैंक रेट को घटाया जाएगा, मतलब RBI सस्ती कीमत पर, सस्ते ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा दे रहा है, तो पैसा दे रहा तो बैंक खूब सारा पैसा ले लेंगी, मतलब, और आपको बताना नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा, तो ये वाला हटा दीजिए। फिर देखिए पहला पढ़ के देखिए, कह रहे हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर। भैया वैधानिक तरलता अनुपात को घटा के अगर किया जाएगा तो मतलब समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं, मान लीजिए किसी बैंक के पास कुल जमा है 100 रुपया, मात्र 100 रुपए। पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम्पल देते हैं कि उसके पास उसकी जो नेट जो टाइम एंड डिपॉजिट जो होती है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, टाइम लाइबिलिटी। इसका मतलब है NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, मतलब किसी वाणिज्यिक बैंक के पास एक समय विशेष में कितना करंट अकाउंट में पैसा होता है, कितना सेविंग अकाउंट में पैसा होता है, कितना फिक्स अकाउंट में पैसा होता है, उसको हम NDTL कहते हैं। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि PNB के पास 100 रुपया है, PNB के पास कितना है, 100 रुपया है टोटल, कुल सब लोगों की, सभी जनता की जो उसके पास में टोटल पूंजी है वो 100 रुपए। 100 रुपए का एक हिस्सा बैंक को CRR के रूप में RBI को देना पड़ता है, दूसरा हिस्सा SLR के रूप में अपने पास ही सुरक्षित रखना पड़ता है,
सीआरआर और एसएलआर में अगर वृद्धि होगी तो मतलब समझिएगा कि बैंक के पास पैसा कम बचेगा उसको डे टू डे ट्रांजैक्शन करने में। लेकिन अगर सीआरआर और एसएलआर कम होगा तो बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा मार्केट में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में पहला भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि आरबीआई कौन सा निर्णय नहीं लेगा, तो भैया ये बढ़ाएगा नहीं, 2 नंबर बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन जो है वो एक प्रकार से, तो देखिए क्या नहीं होगा, ओनली टू नहीं होगा। एमएसएफ को बढ़ाकर ऋण लेने की प्रक्रिया महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में भी ऋण का सर्कुलेशन प्रभावित होगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर दैट आरबीआई यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई होती है वो क्या क्या प्रयोग करती है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कह रहे हैं, बैंक दर में वृद्धि। अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि बैंक दर में वृद्धि होगी तो ऋण महंगे हो जाएंगे तो बैंक जो होंगे वो अपने ग्राहकों को, हमको, आपको भी ऋण महंगी दर पर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर सीआरआर के अनुपात में वृद्धि, मतलब कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि। भैया आप सपोज करिए कि अगर वर्तमान समय में हम कहें सीआरआर का जो रेशियो है वो 4.50 है, अगर इसी को बढ़ाकर सरकार 20% कर दे तो 100 रुपए का 20%, 20 रुपया कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास। मतलब मार्केट में एक व्यवसायिक बैंक को व्यापार करने के लिए पैसा कम बचेगा, ये भी सही हो जाता है। अगला देखिए, एसएलआर के अनुपात में वृद्धि, बिल्कुल सही। एसएलआर रखना अपने पास ही होता है बैंक को, लेकिन वो ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगी, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका सिंपल सी बात है कि भैया बैंकों के पास, जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके पास क्या है, उनके पास पूंजी की उपलब्धता कम है। अगला देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय खरीदेगी सरकार। तो देखिए, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, खरीदने का मतलब समझिएगा, अगर सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई खरीदेगी तो उसके बदले मार्केट में पैसा छोड़ना पड़ेगा, और पैसा छोड़ना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपकरण नहीं होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपकरण होता है मार्केट में से पैसा कम करना। तो ऐसी स्थिति में चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सही कौन सा बनता है, सही बनता है, आप देखिए 1, 2 और 3। तो दिए गए ऑप्शंस पर अगर हम चर्चा करें तो ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 और 3 ये सही है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कि वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं उनकी कीमतों में अचानक से वृद्धि होने लगती है, और जब तक सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाता है तब तक इसमें कमी लाना मुश्किल हो जाता है। और समझिए सबसे ज्यादा जो मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है वो फिक्स इनकम वाले लोगों पर पड़ता है। क्योंकि समझिए किसी व्यक्ति की इनकम अगर 1000 रुपया है महीने की, और सामान्य स्थिति में उसका भरण पोषण 1000 रुपए में हो जाता है, और मुद्रास्फीति आ जाती है तो वस्तुओं और सेवाएं महंगी हो जाती है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो फिक्स्ड इनकम लोगों के ऊपर पड़ता है। और सबसे ज्यादा लाभ कौन कमाता है, तो सबसे ज्यादा लाभ आप कह सकते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वो कमाते हैं, प्रोड्यूसर। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, और इसको कम करने के लिए क्या करना है, महंगाई को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, मुद्रा आपूर्ति को कम करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन देसी बैंक है, कौन विदेशी बैंक है, कौन निजी बैंक है, कौन क्या है, आप कह सकते हैं सहकारी बैंक है। तो अगर आप लोगों ने सुना हो इंडियन बैंक के बारे में, इंडियन बैंक का विलय हुआ है इलाहाबाद बैंक के साथ में, इलाहाबाद बैंक के साथ में, यानी कि आप कह सकते हैं इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज कर दी गई है इंडियन बैंक में। और मर्ज करने से पहले भी इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक क्या थी, इंडियन बैंक क्या थी, आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक थी। ए का 4 से मैच करिए, ए का 4 से मैच करिए। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है। अगला आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आईसीआईसीआई बैंक क्या है, आईसीआईसीआई जो बैंक है वो आप प्राइवेट बैंक है, तो मतलब बी का क्या है, बी का 3 देख लीजिए। फिर मैं कह रहा हूं सिटी बैंक, सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है, मतलब सी का फर्स्ट हो जाएगा।
सी का फर्स्ट हो जाएगा। और शाश्वत जो बैंक है वो सहकारी बैंक है, मतलब डी का क्या होगा, डी का 2, मतलब 4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2 कहां पर आता है, देख लीजिए 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या है। कह रहे हैं विद रेफरेंस टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सा सही कथन है, किसके संबंध में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के रिस्पेक्ट में। कह रहे हैं यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। क्वेश्चन या आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। अगला क्या कह रहे हैं, रुपए 5 लाख इसकी 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। क्या सही होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2। तो ऑप्शन जो है वो सी सही है, सी सही है। और अगर हम बातचीत करें इस क्वेश्चन के बारे में, क्रेडिट डिपॉजिट या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जो स्थापना की गई थी वो 15 जुलाई 1978 में की गई थी, 1978 में की गई थी। क्यों की गई थी, ताकि डिपॉजिट्स को इंश्योर किया जा सके, बीमित किया जा सके, बीमा प्रदान किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है 18 नंबर। कह रहे द रिसेंट अमलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज एम्ड एट मल्टीपल गेन्स। कह रहे हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ हैं। लाभ क्या क्या है, कह रहे पैमाने की मित व्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर क्या कह रहे हैं, इंप्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, पूंजी तक आसान पहुंच, फिर कह रहे कवरिंग लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक, बैंक ऑफ ग्लोबल साइज। अब देखिए क्या है, नरसिम्हन साहब एक थे हमारे यहां, 1991 और 98 में इनकी रिपोर्ट आती है 2 बार, और दोनों बार बैंकिंग संबंध में एक प्रकार से रिफॉर्म के रिस्पेक्ट में इनकी रिपोर्ट्स होती। ये कहते क्या, ये कहते हैं कि भैया कम से कम 1997-98 में जब इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी थी तब उन्होंने कहा था कि भैया उसके अनुसार, उस टाइम के अनुसार भारत में आज के टाइम में कम से कम 3 से 4 विश्व स्तरीय बैंक होने चाहिए, विश्व स्तरीय बैंक होने चाहिए। और बैंकों को इन्होंने 4 सेक्टर में बांटा, कहा कि बहुत बड़े बैंक, और बहुत बड़े बैंकों का काम क्या होगा, ये बैंक काम करेंगे केवल और केवल एक प्रकार से बहुत बड़े उद्यमों को ऋण प्रदान करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन किया कि जो प्राइम सेक्टर लेंडिंग होती है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होती है, प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र होता है, उसको एक प्रकार से ऋण प्रदान करने वाले बैंक होंगे। लेकिन देखिएगा, कहने का मतलब यह था भारत में आज तक 1999 कब था, 22 साल पहले, और आज तक अभी तक हमारी 3-4 बैंकें ग्लोबल 100 में नहीं आ चुकी हैं, मतलब केवल एक बैंक है टॉप 100 में विश्व के। तो अभी जो मर्जर सरकार कर रही है, इसका केवल और केवल उद्देश्य था कि भैया, ये जो उद्देश्य था इसका मर्जर का, वो था, कह रहे थे कि इकोनॉमी ऑफ स्केल पा लिया जाए और पूंजी तक सबकी पहुंच हो। जब बहुत बड़े बड़े बैंक हो जाएंगे, उनके पास खूब सारी पूंजी हो जाएंगी, तो घाटा कम हो जाएगा बैंकों का जब मर्ज कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बैंकों को मर्ज करके उनका जो कस्टमर का बेस है वो भी बड़ा किया जाएगा, और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा, दूर दराज तक बैंकों तक पहुंच हो जाएगी, और विश्व स्तरीय आकार के बैंक। मतलब क्या है इसके, अगर आंसर बात करें तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। और किया भी गया है भारत में, जो मर्जर है वो किया भी गया है, कई बैंकों का मर्जर किया भी गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को फोकस करिएगा, इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कह रहे हैं कि कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से शामिल क्या नहीं। हमने शायद लास्ट क्लास में एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताया था। एसेट और लाइबिलिटी होता क्या है पहले समझ लीजिए। एसेट का मतलब परिसंपत्ति, लाइबिलिटीज का मतलब देयता। समझिएगा, एसेट परिसंपत्ति,
पहले समझ लीजिए, फिर अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। और आईएएस का क्वेश्चन इतना आसान प्रश्न पूछा है। देखिए एसेट के बारे में अगर हम आपको बताएं, एसेट जिसके ओनर आप हैं, जैसे अगर हम आपसे बातचीत करें, अगर आप किसी भूमि के टुकड़े के मालिक हैं तो भूमि का टुकड़ा आपका एसेट हुआ। अगर आप घर के मालिक हैं तो घर जो हुआ वो आपका एसेट हुआ। जैसे बैंक हुआ, बैंक जो लोन देती है, जो लोन देती हैं तो बैंक्स लोन की मालिक होती हैं, और मालिक होती हैं तो मतलब बैंकों का जो लोन होता है वो क्या होता है, एसेट होता है। वही हमारा जो डिपॉजिट होता है बैंकों में, जो हम जमा करते हैं करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के रूप में, वह बैंकों की क्या होती है, वह देयता होती है, हमारा एक प्रकार से एसेट होता है। तो ऐसी स्थिति में मैच कर लीजिए, क्या है, कह रहे हैं अग्रिम, कह रहे जमा मतलब एडवांसेस, जमा डिपॉजिट, फिर कह रहे निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। अब सोचिए बैंक का क्या परिसंपत्ति नहीं है, मैंने अभी बताया जो जमा होता है, जो हम लोग जमा करते हैं करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा, वो बैंकों की लायबिलिटीज होती है, देयता, ना कि परिसंपत्ति होती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है। बड़ा प्रश्न है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर या इज कंट्रीब्यूटर। कह रहे भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से कौन या किन कारकों का योगदान है। मुद्रा संकट को कम करने में, मुद्रा संकट को कम करने में कौन से सेक्टर्स का काम है आपको बताना है। 20 नंबर देखिए क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मुद्रा संकट के कम करने में भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा का अर्जन शामिल है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सरकारी व्यय के बढ़ने का शामिल है। फिर कह रहे हैं विदेश भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का, मतलब एक प्रकार से मुद्रा संकट का सॉल्यूशन क्या है। तो मुद्रा संकट का अगर हम सॉल्यूशन की बातचीत करें तो पहला कह रहे हैं कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। फिर क्या कह रहे हैं, विदेशी मुद्रा के अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का। सरकारी व्यय के बढ़ने का बिल्कुल संबंध नहीं है, आप कह सकते हैं कि हमारे विदेशी मुद्रा संकट के निपटने का। तो आंसर क्या होगा, आंसर अगर हम बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी, जो भारतीय कंपनी होती है जो विदेशों में कार्य करती है और काम करने के बदले उनको पैसा मिलता है, तो वह भी विदेशी जो मुद्रा का संकट होता है उससे निपटने में हमारी मदद करती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे भारतीय नागरिक भी होते हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक होते हैं। अब नागरिक जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, नागरिक ईरान में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, आपके आसपास में लोग काम करते हैं, जाते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहां से पैसा भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंसेस के नाम से जानते हैं। और विश्व में भारत सबसे ज्यादा एक प्रकार से रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है दोस्तों, सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा हम लोग रेमिटेंस प्राप्त करते हैं जो भारतीय नागरिक विदेशों में कार्य करते हैं। और ये दोनों ही क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में भारत की सहायता करते हैं, विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में भारत की सहायता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या, द चेयरमैन ऑफ, क्या कह रहे हैं, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बिना सोचे A to G रिफॉर्म्स दिए थे, और इन्हें बैंकिंग सेक्टर में आप कह सकते हैं मिशन इंद्रधनुष रिफॉर्म्स के भी नाम से जान सकते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर वाली बात करें, हेल्थ वाली नहीं, हेल्थ वाला तो अलग है, वो पोषण संबंधित है, लेकिन यहां पर बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स में, तो रिफॉर्म में पहली ही बात हुई है ए फॉर अपॉइंटमेंट की, यहां पर A to G का मतलब, A का मतलब अपॉइंटमेंट, B का मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसी तरीके C का मतलब आप प्रकार से क्या कह सकते हैं, C का मतलब एक प्रकार से कैपिटलाइजेशन करना, D का मतलब डिस्ट्रेस, जो संपत्तियां हैं जो NPA हो चुका है उनसे निपटना। ठीक है, इसी प्रकार से E का मतलब क्या होता है, एम्पावरमेंट करना, बैंकों को और सशक्त बनाना। F का मतलब क्या होता है और G का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है कि फ्रेमवर्क तय करना, जो बैंकों में नियुक्तियां होंगी वो कैसे होंगी, और गवर्नेंस अच्छा करना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है दोस्तों, तो ये A to G रिफॉर्म थे, किसके द्वारा दिए गए थे, पीजे नायक कमेटी के
द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को फोकस करिएगा, इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड इन इंडियन रुपी। कह रहे हैं भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। कह रहे हैं कि रुपए की जब एक प्रकार से इंडियन रुपी गिरता है डॉलर के सापेक्ष में, गिरने का मतलब होता है एक डॉलर की कीमत 80 रुपए 90 रुपए बढ़ती चली गई तो रुपए की कीमत गिर रही। तो इसके संबंध में भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं करती है, या आरबीआई के द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया जाता है। तो फिर क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। भैया गलत है। अगला क्या कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं कि भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। गलत है भैया। मतलब ये सब जब जारी करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, और विदेशी मुद्रा का जब इनफ्लो होगा तो हमारी भारतीय मुद्रा क्या होती है, सशक्त होती। देखिए अगला क्या कह रहे हैं, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को उधार बनाना। गलत है। और फिर क्या कह रहे हैं, एक प्रसरणशाली मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। यह बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, यह बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। प्रसरणवादी जो होती है, प्रसरणशील जो मौद्रिक नीति होती है, या मुद्रास्फीति की जब अपोजिट डायरेक्शन होती, मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए जब डिप्रेशन की स्थिति होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बहुत आप कह लीजिए बिल्कुल कम हो जाती है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से तो क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एडॉप्ट करती। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। तो दोस्तों हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए आज की क्लास में। आगे के क्वेश्चन, इसमें लगभग 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन मनी बैंकिंग के संबंध में। मतलब आप समझिए आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा, आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी तैयार होगी, सब कुछ आपका तैयार होगा दोस्तों। तो बने रहिए और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर अपने समस्त मित्रों तक करिए दोस्तों, ताकि हम और नई ऊर्जा के साथ में नया नया कंटेंट आपके साथ में लेके आए जो आपके एग्जाम में आपकी मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।